हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंग्लिश क्लास के 5th एपिसोड में मैं विवेक जोशी आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, हाउ टू मेक करेक्ट सेंटेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड वर्ब इन ए सेंटेंस। वाक्य के बारे में सीखा था कि वाक्य क्या होता है, सही वाक्य कैसे बनाया जाता है, वाक्य की संरचना क्या होती है, किसी भी वाक्य में से सब्जेक्ट और वर्ब को कैसे छांटते हैं। इन सब को हमने पिछले पार्ट में देखा था। इस पार्ट में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमें विभिन्न प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करना होता है और हम वाक्य प्रयोग करते भी हैं। यदि हम इस चीज को हिंदी में जानते हैं वैसा इंग्लिश में भी जान लेंगे तो हमारे लिए इंग्लिश और भी इजी हो जाएगी। क्योंकि वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। हमने वाक्यों को अपनी सुविधा के लिए 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं साधारण वाक्य, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें किसी भी बात को साधारण रूप से कहा जाता है। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नो या नॉट शब्द का प्रयोग होता है। तो जिन वाक्यों में नो या नॉट शब्द का प्रयोग होता है वे नेगेटिव वाक्य कहलाते हैं, किसी बात के लिए मना करना। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें यस नो वाले क्वेश्चन भी होते हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। और लंबे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें WH वर्ड से वाक्य क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं आपको भी बताऊंगा। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग आज्ञा, सलाह और रिक्वेस्ट वाले वाक्य प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम आश्चर्य प्रकट करते हैं, खुशी, दुख और आश्चर्य प्रकट करते हैं। इसके अलावा नंबर 6 होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं इच्छात्मक वाक्य, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा, विश, आशीर्वाद, ब्लेसिंग एंड कर्स, अभिशाप, जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति अक्सर एक दूसरे को भला बुरा कहते ही रहते हैं, उस प्रकार के वाक्य भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही आते हैं, तो वह कर्स सेक्शन में आते हैं। तो आइए हम इस भाग को ध्यान से सीखते हैं, क्योंकि यह इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यदि ये हमारे समझ में आ जाएगा तो इंग्लिश हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। इसके बाद हम इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, समझना और आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। चलिए भाई, हम देखते हैं अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनता है, अब हम सेंटेंस के प्रकार को समझते हैं। क्योंकि हमने अभी अल्फाबेट से लेकर के वर्ड मेकिंग तक इंग्लिश सीखी है, तो हमें काफ़ी कुछ इंग्लिश का नॉलेज हो गया है। अब हमें इंग्लिश की भी पढ़ने की प्रैक्टिस करना है। हिंदी प्लस इंग्लिश हम दोनों का अध्ययन करेंगे। देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसका अर्थ है वाक्यों के प्रकार। काइंड्स का अर्थ है प्रकार और सेंटेंसेस का अर्थ है वाक्य। तो मेनली सेंटेंसेस आर ऑफ 6 काइंड्स। मुख्य रूप से वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहला है साधारण या घोषणात्मक वाक्य, जिसे हम कहते हैं साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य क्या होता है, जैसा हमने सेंटेंस में पढ़ा था स्ट्रक्चर के अंदर कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनने वाला वाक्य साधारण वाक्य होता है। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरह से सीख लेते हैं।
ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन और असर्शन इच कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। अब हमें इंग्लिश पढ़ना भी अच्छे से आनी चाहिए। तो ऐसा वाक्य जिनमें किसी घटना का वर्णन या कोई बात साधारण रूप से कही गई हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। तो हम अपनी भाषा में समझते हैं कि जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, वह वाक्य साधारण वाक्य है, जिसमें न तो नहीं का प्रयोग होगा और न प्रश्न पूछा जाएगा। हमने एग्जाम टेस्ट में लिखा हुआ है, देखो आप ये स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए हमने लिखा है एस, एस का अर्थ है सब्जेक्ट। वी, वी का अर्थ है वर्ब मतलब क्रिया। और ओ, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। हमने इसकी स्पेलिंग इसके पहले वाले पार्ट में दे दी थी, आप चेक कर लेना। अब इसका सिंपल एग्जाम बनाया हमने, मुस्कान इज ए गुड गर्ल। मुस्कान एक अच्छी लड़की है। इसमें साधारण सी बात कही है, जिसमें मुस्कान सब्जेक्ट है, वर्ब है इज और ऑब्जेक्ट हो गया ए गुड गर्ल। तो मुस्कान इज ए गुड गर्ल एक सिंपल सेंटेंस है। उसी प्रकार से कृष्णा एंड अक्षत आर ब्रदर्स। कृष्णा और अक्षत भाई हैं। द अर्थ इज राउंड। अर्थ का अर्थ है पृथ्वी, राउंड का अर्थ है गोल, इज मतलब है। तो पृथ्वी गोल है। बिल्कुल सिंपल वे में जा रही है बात, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज चीनूज बर्थडे टुडे। तो आज चीनू का जन्मदिन है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस वाक्य जा रहा है, आप ध्यान लगाएं इसको। तो अब नंबर 2 है नेगेटिव सेंटेंस। हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, अब होता है नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का अर्थ होता है जिसमें किसी भी बात के लिए मना करना या नहीं का भाव प्रकट करना। जैसे कोई चीज नहीं है या काम नहीं करना है आदि के लिए। तो इसको हम इंग्लिश में समझ के देखते हैं, पढ़ देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है। ए सेंटेंस विच डिनोट्स नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस का अर्थ है नकारात्मक भाव, इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। तो वह वाक्य जो नकारात्मक भाव प्रस्तुत करता है नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि जो नेगेटिव होता है नो, नॉट, ये हमेशा सब्जेक्ट से तीसरे स्थान पर आता है। अतः सब्जेक्ट पहला, हेल्पिंग वर्ब दूसरा और नॉट थर्ड प्लेस होता है। मेन वर्ब बाद में होता है। मेन वर्ब जैसे कि कोई भी कार्य हम करते हैं उनके अंत में ना आता है। खाना पीना, उठना सोना, ईट ड्रिंक प्ले आदि मेन वर्ब कहलाते हैं। तो आता है ऑब्जेक्ट। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम नॉट सिक। तो आई हो गया मैं, एम वर्ब हो गई हेल्पिंग वर्ब, और नॉट नहीं मतलब थर्ड प्लेस, 1 2 3, और सिक मतलब बीमार। इसका अर्थ मैं बीमार नहीं हूं। उसी प्रकार से ही विल नॉट कम। ही मतलब पहला हो गया, इसका अर्थ वह। विल का अर्थ है गा, गे या घी। नॉट और कम, तो नॉट थर्ड प्लेस पर है, तो वह नहीं आएगा। इस प्रकार से थर्ड सेंटेंस हमारा एग्जाम्पल, आभा इज नॉट हियर नाउ। तो 1 2 3 थर्ड प्लेस पर नॉट आया है, तो आभा अभी यहां नहीं है। तो हम देखा कि थर्ड प्लेस पर नॉट आता है और नॉट आती है वाक्य नेगेटिव भाव प्रस्तुत करता है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 3 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव शब्द का अर्थ होता है प्रश्नवाचक या प्रश्न, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब
सिंपल वे में हम कहते हैं कि जब हम प्रश्न पूछते हैं या जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब देखिए इसको, ए सेंटेंस विच आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसमें, विच शब्द का अर्थ है जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसको हिंदी में देख ले हम लोग। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम इंग्लिश की बुक या नॉवेल या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तब टोटल इंग्लिश लिखी होती है, उसमें यही चिन्ह हमें बताता है कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव वाक्य है। अब देखिए, अभी हमने देखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कैसे बनते हैं ये हमें सीखना है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू काइंड्स। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विच बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब। कुछ, सम का अर्थ है कुछ, प्रश्नवाचक वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी बता रखी है? डू, डज, इज, आर, हैव, वाज, विल एटसेट्रा। देखिए, वर्ब एक बड़ा विस्तारित सब टॉपिक है, सब्जेक्ट है, जिसमें मैंने आपको भी यहाँ पर वर्ब के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। और वर्ब टॉपिक के ऊपर मैं अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, उसे आप देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं संक्षिप्त में आपको ये बता रहा हूँ। तो विच आर आल्सो कॉल्ड यस और नो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। तो हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें यस नो वाले क्वेश्चन भी कहा जाता है। मतलब जो क्वेश्चन से बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से, उनका आंसर यस न नो में दिया जाता है। जैसे देखिए, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। अब व्यक्ति खेल रहा है तो यस, और नहीं खेल रहा है तो नो। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। हेल्पिंग वर्ब, तो आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, उसी प्रकार से मेन वर्ब प्लेइंग ये हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं और एक क्वेश्चन मार्क आ गया। तो आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। उसी प्रकार से अगला एग्जांपल है, इज राहुल विथ यू, क्या राहुल आपके साथ है। यदि है तो आंसर यस, और नहीं है तो नो। तो इसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। उसके बाद एग्जांपल देखिए आप, नंबर 2 हम पढ़ते हैं इसका। सम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विच बिगिन विथ WH वर्ड्स एज व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ आदि एटसेट्रा। तो अन्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं, जैसे व्हाट जिसका अर्थ है क्या, वेयर जिसका अर्थ है कहाँ, व्हेन WHEN जिसका अर्थ है कब, और हु जिसका अर्थ है कौन, और हाउ जिसका अर्थ है कैसे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? सबसे पहले आता है WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और बाद में ऑब्जेक्ट। अब देखिए, वेयर डू यू लिव, वेयर WH वर्ड हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया और लिव मेन वर्ब हो गई। तो आप कहाँ रहते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है, हु रोट द रामायण, कि रामायण किसने लिखी। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ हमारा।
यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हमारा नंबर आता है नंबर 4, इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस का अर्थ है आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जिसमें हम लोग आज्ञा, सलाह और प्रार्थना का प्रयोग करते हैं। इसको अब देखते हैं क्या डिफरेंस होती है इसकी। ए सेंटेंस दैट शोज सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें किसी आज्ञा, प्रार्थना या सलाह को प्रकट करते हैं आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं या हम किसी को सलाह देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ये हमें ध्यान देने की बात है। अब उसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल फर्स्ट लिखा है गो देयर। गो देयर का अर्थ है वहां जाओ। इसमें वर्ब गो होगी और देयर ऑब्जेक्ट हो गया। ये आज्ञा है कि वहां जाओ। उसका दूसरा एग्जांपल देखिए, प्लीज इंस्पायर एंड मोटिवेट मी। ये प्रार्थना होगी, प्लीज का प्रयोग हो रहा है। जहां प्लीज शब्द आ रहा है मतलब वो रिक्वेस्ट में माना जाता है। तो कृपया मुझे प्रेरित और प्रेरित करें। उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखिए आप एग्जांपल के लिए, डू यू वर्क ऑन टाइम। तो डू यूवर वर्क ऑन टाइम। डू यूवर वर्क ऑन टाइम जिसका अर्थ है अपना कार्य समय पर करो। ये हो गया इसका अर्थ, है ना। अब यदि नेगेटिव वाक्य बनता है, यदि हम लोग इसमें आज्ञा में या प्रार्थना में या सलाह में किसी को नकारात्मकता शो करते हैं तो उसके लिए इसमें डोंट आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे डोंट प्ले हियर जिसका अर्थ है यहां मत खेलो। तो ये हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। तो हमारे वाक्य नंबर 4 में इम्परेटिव सेंटेंस आता है। सेंटेंस नंबर 5, आश्चर्यबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें हम आश्चर्य प्रकट करते हैं उन्हें हम आश्चर्यबोधक वाक्य कहते हैं, जिसकी अंग्रेजी होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको बोलते हैं आश्चर्यबोधक वाक्य। इन प्रकार के वाक्यों में आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। तो ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस फीलिंग्स एज जॉय, सोरो, सरप्राइज इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ऐसे वाक्य जिनमें हमारी मजबूत भावनाएं प्रकट होती है, जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, ऐसे वाक्यों को आश्चर्यबोधक वाक्य कहते हैं। देखिए हिंदी में इसको क्या लिखा हमने, ऐसे वाक्य जिनमें मानवीय तीव्र भावनाएं जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य प्रकट होते हैं वे आश्चर्यबोधक वाक्य कहलाते हैं। इनमें आश्चर्यबोधक चिन्ह देखिए इस प्रकार लगता है, पूर्ण विराम नीचे फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो हुर्रे हमने मैच जीत लिया है। तो स्वाभाविक कि जीत गया तो व्यक्ति खुशी महसूस करेगा ही सही, तो जीत की खुशी होती है। तो ये आश्चर्यबोधक वाक्य में आता है कि हमने मैच जीत लिया है। उसी प्रकार से नंबर 2 एग्जाम्पल देखिए। तो हम देखा पहला, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। तो खुशी में व्यक्ति हुर्रे करता ही है। उसी प्रकार से नंबर 2 देखिए आप अपना, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फूल है। तो इसमें व्यक्ति अपना सरप्राइज शो कर रहा है, आश्चर्य बता रहा है, फूल देख करके वो आश्चर्य प्रकट कर रहा है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज।
हम स्पीकिंग के दौरान इस प्रकार के कई वाक्यों का प्रयोग करते रहते हैं। तो ये आश्चर्य के लिए आता है और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। नंबर 3 है अल्लाज ही इज रूइंड। ये दुख की बात है कि रूइन शब्द का अर्थ है बर्बाद होना। तो अल्लाज शब्द का प्रयोग हमेशा दुख के लिए आता है। जहां अल्लाज शब्द आ रहा है आप समझ लें इसमें दुख की बात है, और हुर्रे मतलब सामान्यतया खुशी की बात है। तो अल्लाज ही इज रूइंड, तो ओह वह बर्बाद हो गया है। तो अल्लाज के लिए दुख का प्रकट करते हैं। देखिए नंबर 6 इच्छात्मक वाक्य, जिससे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छात्मक वाक्य। हम यदि अपनी भाषा में सीखे तो इसमें हम लोग अपनी इच्छाएं, आशीर्वाद, अभिशाप, ग्रीटिंग्स आदि को प्रकट करते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखी हमने, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस विश, ब्लेसिंग, कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऐसा वाक्य या जिन वाक्यों में कोई इच्छा, विश का अर्थ इच्छा, ब्लेसिंग का अर्थ आशीर्वाद और अभिशाप जिसको बोलते हैं कर्स प्रकट हो, उन्हें इच्छात्मक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखें इसका, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। इसमें हम व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे हैं तो उसके लिए ब्लेसिंग वाला वाक्य हो गया। उसी प्रकार से नंबर 2 एग्जाम्पल है, मैं रूइन सीज हिम। इसमें व्यक्ति को अभिशाप दिया है। कर्स का अर्थ अभिशाप होता है कि उसका नाश हो जाए। हम कई प्रकार से देखते हैं कि लोग जिससे दुश्मनी रखते हैं उसे कुछ ना कुछ भला बुरा कहते ही रहते हैं, तो वो सेंटेंस भी ऑप्टेटिव में ही आता है। नेक्स्ट 3rd सेंटेंस ब्लेसिंग में आएगा, मे यू लिव लॉन्ग। इसमें आशीर्वाद दिया गया है कि आप दीर्घायु हो। तो इस प्रकार से हमने 6 प्रकार के सेंटेंस के बारे में पढ़ा है, और इंग्लिश में जितने भी हम पढ़ेंगे वो सारे सेंटेंस इन 6 के अंदर ही होंगे, 6 के बाहर कोई नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, इस 5वें भाग में हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में सीखा था। अब हमारे लिए सेंटेंस पढ़ना आसान हो गया है। हम सेंटेंस लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आपको यह समझ में आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि कोई तकलीफ रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके प्रश्न करें, मैं आपको उसके जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।